पे आगे हो तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए है क्लास 12 हिंदी का अशोक का फूल, जो कि चैप्टर 2 हमारा है गद्य भाग का। तो देखिए आज के वीडियो में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। तो यह वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नोत्तरों को भी जानेंगे। तो देखिए बस इतना आपको पढ़ लेना, इस चैप्टर जितना मैं बताऊंगा इससे आप बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसी से आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखिए पहला गद्यांश हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा चैप्टर क्या है, अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो देखिए आपको जो पाठ है उसके लेखक का नाम याद करना है, क्योंकि संदर्भ लिखने के लिए हमें आएगा। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश को ध्यान से, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए गद्यांश हमारा क्या है, शुरू से ही हमारा क्या रेखांकित अंश देखिए कह रहा है कि भारतीय साहित्य में और इतिहास और इसलिए इसके जीवन में भी, भारतीय साहित्य में और इसलिए इसके जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व यानी कालिदास से पहले भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा, गरिमा, पवित्रता और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतर गया। आगे है, नाम तो लोग बाद में भी लेते रहे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का, यानी जिस प्रकार से लोग विक्रमादित्य और बुद्ध का नाम लेते हैं उस प्रकार से अशोक का फूल का भी नाम अशोक का भी नाम ले लेते थे लोग। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व है। अब देखिए ये हमारा है गद्यांश। अब देखिए हमें इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा होगा आपका क्या, संदर्भ लिखने के लिए होगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और पांचों क्वेश्चनों का आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको वहां से मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत यानी उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण, अगर गद्य भाग से लिया, जैसे कि गद्यांश में आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे गद्य अवतरण यानी कि गद्य से उद्धृत है, और अगर आप पद्यांश से लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा पद्य अवतरण। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। इतना आपको लिखना है संदर्भ, इतना आप लिखेंगे तो यहां से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं मालूम है, संदर्भ लिखना आपको अच्छे तरीके से नहीं आता, तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहां से कहां तक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो रेखांकित अंश देखिए कहां से कहां तक है, यह भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी और इसके जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्मम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व यानी कालिदास से पहले भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। तो इतना हमारा रेखांकित अंश है, इसकी में व्याख्या करना है। देखिए इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्यिक वाण्य और भारतीय जीवन के अशोक के फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना
विचित्र नाटकीय स्थिति के सदृश है, यानी जिस प्रकार से विचित्र नाटक देखते हैं हम लोग उसी प्रकार दिखाई दे रहा है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के काव्य में यह पुष्प सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है, वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं हुआ। जिस जब वो उनके बाद क्या हुआ, ऐसा किसी कवि ने इनके जैसा इसका वर्णन नहीं किया। तो इतना आपको करना है, रेखांकन अंश की व्याख्या में आपको इतना लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब आपके गद्यांश से ही लिए गए, सभी आपके गद्यांश में ही इसका उत्तर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका गया। तो ये सभी आपके क्या गद्यांश से ढूंढकर इसका उत्तर लिखना है। पांचवा हमारा प्रश्न है कि लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया। जो लेखक है किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया। तो देखिए लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से देखिए अगर इस प्रकार से आप लिख देंगे तो यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा गद्यांश क्या है, देखिए दूसरा गद्यांश हमारा है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देशा है, क्या है, विचित्र देशा है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुर आए, नाग आए, यक्ष आए, गांधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों के अद्भुत मिश्रण हैं। ये हमारा हो गया गद्यांश। तो देखिए आपको देखिए हमने पहले में आपको बता दिया उसका संदर्भ, तो संदर्भ की जगह पर हम यहाँ पे पूर्ववत लिख देते हैं। नहीं, पहला वाला जो संदर्भ एक ही संदर्भ पूरे चैप्टर का रहता है तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ भी पहला क्वेश्चन हमारा वही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जो हमने बताया आपको संदर्भ वही लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। देखिए यहाँ से है, जिसे हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसका हमें व्याख्या करना है इतने का। तो देखिए उसकी व्याख्या करते हैं हम। देखिए हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है, यानी मालूम होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक विदेश जातियां आईं। उनमें से आर्य, शक, हूर आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ विजय प्राप्त की और यहाँ के विशाल भूभाग पर अपने राज्यों साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें से अनेक यहीं से होकर रह गए, यानी यहीं पर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। आगे देखिए हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता और संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया। किसने? हिंदुओं ने। जैसे कि मुस्लिम में जो श्रेष्ठ है उसको हिंदू ने ग्रहण कर लिया, जिन जातियों में जो श्रेष्ठ है उसे हिंदू ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार ने अपनी संस्कृति में मिला लिया। इस प्रकार विचित्र प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं वह यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का क्या है? परिणाम है। इतना आपको करना है, इसकी व्याख्या में लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है कि रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है क्योंकि यहाँ की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना
योगदान दिया है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी हमारे गद्यांश में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। तो देखिए उत्तर लिखना है कि भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हर और नाग, यक्ष और गंधर्व, असुर और अनेक विदेशी जातियों का भी सहयोग रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शक, आर्य, शक, हूण कहाँ आए। तो देखिए आर्य, शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए। ये देखिए हमारा हो गया दूसरा गद्यांश। अब देखिए देखते हैं तीसरा गद्यांश। देखिए तीसरा गद्यांश हमारा है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ क्या है, सधता है। यहाँ पर रहेगा सधता है। बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ ही नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये हमारा है गद्यांश। पहला क्वेश्चन हमारा वही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है संदर्भ कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। इतना हमारा है रेखांकित अंश, हमें इतनी की व्याख्या करना है। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए द्विवेदी जी कहते हैं, आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद लिखना है द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। जैसे कि देखिए आप लोग देते होंगे गाँव में देखते होंगे जिनसे कोई काम निकलवाना रहता है, लोग उसी को ढूंढते हैं, काम निकलने के बाद फिर भूल जाते हैं। अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता, यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। इतना आपको करना है, इसकी व्याख्या इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना जाता है। तो देखिए अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना जाता है। विस्मृत यानी कि भूल जाना। अगला क्वेश्चन है लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया। लेखक ने दुनिया का किस तरह का, मतलब लेखक के अनुसार दुनिया का व्यवहार कैसा है। तो देखिए लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर यह आगे बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। उत्तर आपको लिखना है कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। अब देखिए ये हमारा हो गया तीसरा गद्यांश। अब देखते हैं चौथा गद्यांश क्या है। तो देखिए हमारा चौथा गद्यांश, पहले हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोंती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। ये हमारा है क्या, गद्यांश। अब देखिए हमें इस पर प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा वही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित निबंध अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें हम रेखांकित अंश हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए इसमें हमारा रेखांकित अंश है कि मुझे मानव जाति की दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है,
वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोंदती चली आ रही है। इतना हमारा है रेखांकित अंश और हमें इसकी व्याख्या करना है। तो इतने की हम व्याख्या करते हैं। देखिए, आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसमें आपको लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जात के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया वह यह है कि मनुष्य में जो भी जीविषा है, क्या है, जीविषा है, वह अत्यधिक निर्मम और मोहमाया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे, उन सबको रोकती हुई वह सदैव आगे बढ़ती चली जा रही है। संस्कृति से उन लोग कोई मोह नहीं, वो सभी को छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है? तो देखिए उत्तर हो जाएगा, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोंदती चली आ रही है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किसे बाद की बात बताया है? तो देखिए, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति को लेखक ने बाद की बात बताया है। पांचवा है, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है? तो उत्तर देखिए, वर्तमान समाज का रूप ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। और चौथा देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है कि लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो लेखक को हजारों वर्षों से मनुष्य की कठिनाई से दमित की जाने वाली तथा मोह ममत्व से रहित सतत विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे हमें क्या है, 5 से अधिक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पूछेगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे हमारा ज़्यादा दिया है, तुम सभी को बता दे रहे हैं ताकि कौन सा आपके पेपर में आ जाए कोई नहीं जानता। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? इसका उत्तर हो जाएगा, अपने वर्तमान से कभी भी संतुष्ट न रहने के कारण मनुष्य सदैव परिवर्तन हेतु संघर्षशील रहा है। यानी जितना जिसके पास है उतने में संतुष्ट नहीं रहता है। जो मनुष्य है क्या होता है, इतना उसके पास उतने में संतुष्ट नहीं रहेगा, वो उससे और अधिक पाने की चाहत रखता है, जिससे वह संघर्षशील रहता है, जिससे परिवर्तन होता रहता है। स्वयं को और समाज की परिस्थितियों को परिवर्तित करने हेतु उसने जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों के फलस्वरूप ही उसने नई शक्ति पाई है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मनुष्य ने हजारों वर्षों से अपनी जीने की इच्छा के वशीभूत होकर और अपनी परिवर्तन की आकांक्षा से प्रेरित कामना हेतु अनेक धार्मिक रीतियों, परंपराओं एवं आचरणों का परित्याग किया है। उसके धार्मिक विचारों अथवा मान्यताओं पर आधारित विचार आचरणों को ही लेखक ने धर्माचार कहा है। इसी प्रकार जिन सामाजिक धार्मिक विश्वासों और उसने बिना किसी मोह के क्षण भर में क्या किया, तोड़कर नवीन विश्वासों में अपनी आस्था व्यक्त की है, उन्हें ही यहाँ विश्वास शब्द के रूप में प्रयुक्त करके अपने विचारों को व्यक्त किया गया है। तो इतना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अब हमारा आ गया, देखिए 5वां गद्यांश। यहाँ से हमारा 4 गद्यांश जो हो गया पूरा हो गया। अब देखिए 5वां गद्यांश हमारा क्या है। तो देखिए 5वां गद्यांश हमारा है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। मगर उदास होना भी क्या है, बेकार है। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, यानी उनकी मनुष्य की सोच। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद यह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धामन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। ये हमारा है गद्यांश। इस पर पहला क्वेश्चन हमारा होगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए इसका तो हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना आपको लिखना है इसका संदर्भ। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देखिए, यदि बदले
बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद यह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। इतना हमारा रेखांकित अंश, हमें इसकी व्याख्या करना है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए हेडिंग आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसमें आपको लिखना है, लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष बिना उदास हुए आज भी पूर्व की भांति मस्त एवं प्रसन्नचित्त है। उसकी प्रवृत्ति रूप स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके विपरीत मनुष्य की सोच या मनोवृत्तियों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। यदि इस परिवर्तन के बिना उसका काम चल सकता तो उसकी मनोवृत्ति में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। वह आज भी सदियों पुराने आदिमानव के समान ही होता। यदि बाद की व्यावसायिक परिस्थिति में मानव जीवन स्थिर हो जाता तो उस स्थिति में भयंकर व्यावसायिक संघर्ष होता, यानी कि लोगों को काम न मिलता। साथ ही यदि इसके बाद विज्ञान के मशीनीकरण पर आधारित रथ घर घर के नाद के साथ अपनी पूरी गति से दौड़ने लगता तो आज बड़ी विकट और भयानक क्या होता, स्थिति का उत्पन्न होता। बहुत भयानक स्थिति क्या होती, उत्पन्न हो जाती। इतना आपको इसकी व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए। तो देखिए मनोवृत्ति का आशय है व्यक्ति के सोचने का तरीका और उसकी सोच में परिवर्तन से, लेकिन धावन का जो आशय है दौड़ने और तीव्र गति से प्रगति की प्रक्रिया से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष आज भी उसी मौज में है जिसमें वह हजारों वर्ष पूर्व था। इसका कारण यह है कि वह उदास होकर नहीं रहना चाहता। उसे ज्ञात है कि उदास होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और न ही पूर्व की परिस्थिति को लौटाया जा सकता है। इतना आपको लिखना है इसका उत्तर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति अथवा उसकी सोच में परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 जो कि हमारा गद्यांश है अशोक के फूल। तो इस चैप्टर के 5 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और इस पर आधारित प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आएगा तो इन्हीं 5 में से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।